आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे उसको हम लोग विस्तार पूर्वक से विश्लेषण कर रहे थे। आइए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रीतिकाल के रीतिबद्ध संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं कि रीतिकाल से संबंधित प्रश्न। उससे पहले समझेंगे कि रीतिकाल आखिर है क्या। तो रीतिकाल जो कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल भी इसको कहा जाता है और जिसका समय सीमा है संवत 1700 से लेकर के 1900 संवत विक्रमी संवत तक माना जाता है। और इस काल में ज़्यादातर जो कविताएं हैं किसी राजा या दरबार को केंद्र में रख करके ही लिखी गई हैं। ठीक है, मतलब राजा को इसमें क्या थे, कवि कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा आश्रय में रहते थे और उन्हीं के हिसाब किताब से वह कविताओं का रचना करते थे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया है कि संवत को आखिर किस तरह से ईस्वी में करेंगे। मान लीजिए यहाँ 1700 संवत लिखा हुआ है, अगर आपको इसको ईस्वी में करना होगा तो इसमें से हम लोग 57 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना संवत है। तो यह 1643 ईस्वी माना जाएगा। ठीक, संवत है, संवत को अगर ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कितना 57, तो हमको ईस्वी मिल जाता है। तो 1643 ईस्वी से और फिर 1900 में से अब जैसे ही हम लोग 57 माइनस करेंगे 57 तो हमारा कितना आ जाएगा 1843। तो लमसम यह इतने समय तक चलता है। रीतिकाल का जो समय है यह बताया गया है। आइए, और जैसे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि रीतिकाल में ज़्यादातर रीति या नियम, मतलब इस काल में कुछ काव्य रचनाएं के लिए कुछ खास नियम बना दिए गए, जैसे कि छंद, रस हो गया, अलंकार हो गया। तो उसका हमको क्या करना है, पालन करना है और उसके अनुसार हमको अपने ग्रंथ का जो लेखन है वो करना है। और इसमें क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग हमको ज़्यादा देखने को मिलता है रीतिकाल में। और आइए अब प्रश्नों को देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है। तो इन्होंने क्या नाम दिया है, श्रृंगार काल दिया है। पंडित विश्वनाथ मिश्र जो कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने उत्तर मध्य काल को श्रृंगार काल कहा है, मतलब रीतिकाल को ही श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगर इनके काल विभाजन को देखें तो सबसे पहले आदिकाल का समय 1000 से 1400 विक्रमी संवत मानते हैं। फिर मध्य भक्ति काल को क्या करते हैं, दो भागों भक्ति काल जिसे लोग ये क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल कहते हैं, क्योंकि 1400 से 1700 विक्रमी संवत है। फिर उसके बाद उत्तर मध्य काल जिसे हम लोग श्रृंगार काल या रीति काल कह रहे हैं, तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत मानते हैं। फिर आधुनिक काल जो कि गद्य काल भी कहलाता है, जो कि 1900 विक्रमी संवत से अब तक चल रहा है। तो ये इनका काल विभाजन था। थोड़ा सा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विषय में समझते हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी में होता है। और ये हिंदी साहित्य में क्या है, एक बहुत ही महान आलोचक है, अन्वेषक है और एक साहित्यकार रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है, काशी बनारस में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने क्या है, इन्होंने मुख्य रूप से जो आलोचक है या प्रमुख आलोचक जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद क्या है, उन्हें शुक्ल संस्थान के प्रमुख आलोचकों में से माना जाता है। ठीक, यह क्या थे, एक आलोचक थे। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ की अगर रचनाओं की हम बात करें तो इसमें हिंदी साहित्य का अतीत जो कि दो भागों में है, फिर बिहारी की वाग विभूति हो गया, काव्य आंग कौमुदी हो गया, फिर रामचरितमानस संपादित उन्होंने किया, केशव ग्रंथावली भी संपादित किया है। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश है ना, सिफारिश किसने की थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसका नाम किसने दिया था, जो श्रृंगार काल है, तो इसका नाम जो है श्रृंगार काल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वास्तव में श्रृंगार होना चाहिए। और बट इसका जो सबसे सिफारिश पहले किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको श्रृंगार काल की सिफारिश की थी। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नामकरण किया इसका श्रृंगार काल। और इसका जो सबसे पहले सिफारिश है या इसको सबसे पहले कहने का, श्रृंगार काल कहने का जो सिफारिश है किसने की थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। कि उनके अनुसार वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों में कविता इस काल में हुई है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो रीति काल है उसमें श्रृंगार और जो वीर रस है इन दोनों पे ज्यादातर विशेष करके क्या है, कविताएं लिखी गई हैं। तो इसलिए इसको श्रृंगार की विशेषता इसमें ज्यादा रही है। तो मतलब प्राथमिकता इसमें श्रृंगारता को दी गई है, गौड़ में वीर रस है। तो यह सिफारिश किसने की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसका नामकरण कौन करते हैं, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र करते हैं।
अगला प्रश्न है तीसरा कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकाल कवि कौन से हैं? तो इसमें से रीतिकाल के कवि कौन है? बिहारी हो गए, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये क्या है? रीतिकाल से संबंधित हैं। जबकि नंददास हो गए, सूरदास हो गए, परमानंद दास हो गए और छित स्वामी हो गए। इससे पहले हम लोगों ने कृष्ण काव्य धारा को देखा था। तो ये लोग क्या है? अष्टछाप कवि हैं जो कृष्ण काव्य से संबंधित है। वहीं पे जो मैथिली शरण हो गए, दिनकर हो गए, श्रीधर पाठक हो गए, सोहनलाल हो गए, तो ये आधुनिक काव्य में आते हैं, गद्य साहित्य में आते हैं। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो जायसी हो गए, जायसी हो गया, मंझन, विद्यापति और चंद्रप्रदा, ये क्या है? आदिकाल से संबंधित है। आदिकाल से संबंधित है, ठीक है। इसमें मतलब कि कुछ सूफी काव्य से संबंधित है ये सब, और कुछ आदिकाल से भी संबंधित है। तो इसमें जो बिहारी हो गए, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये किससे संबंधित है? तो ये सब रीतिकाल के कवि माने गए हैं। आइए थोड़ा थोड़ा इनके विषय में शॉर्ट सा परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहारी के विषय में समझते हैं कि बिहारी क्या है। इनका जन्म 1595 और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में होती है। और ये इनका जन्म कहाँ होता है? ग्वालियर एमपी में होता है। और इनके बचपन जो है बुंदेलखंड में बीता था। और रीतिकाल के जो है रीति सिद्ध कवि में आते हैं, ठीक। बिहारी किसमें आते हैं? रीति सिद्ध में आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रीतिकाल भी 3 भागों में डिवाइडेड है ना। रीतिकाल 3 भागों में डिवाइडेड है। एक तो रीतिबद्ध हो गया, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक। तो ये इन सब में यह 3 भागों में डिवाइडेड है। तो बिहारी किससे हैं? रीति सिद्ध से संबंधित हैं। फिर अगर इनकी रचना करें तो सबसे इनकी विशेष रचना है जो इसी पे ये फेमस हुए हैं, और उस रचना का नाम है बिहारी सतसई। मतलब इसमें कितने हैं? 700 प्लस दोहे हैं। मुख्य रूप से 713 दोहे इसमें संकलित हैं। वहीं पे मतीराम की अगर चर्चा करें तो मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1701 में होता है। और यह कानपुर के निवासी रहे हैं। और इनके अगर चिंतामणि और भूषण के क्या थे? यह भाई थे। तो चिंतामणि हो गए, भूषण हो गए और मतीराम हो गए, तीनों क्या हैं? भाई हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें किसकी? मतीराम की, तो ललित ललाम, मतीराम ललित ललाम। फिर रसराज हो गया, छंदसार पिंगल हो गया, अलंकार पंचाशिका हो गया और मतीराम सतसई हो गया। तो यह मतीराम के द्वारा रचित हैं। वहीं पर अगर आगे हम लोग घनानंद की चर्चा करें तो यह रीति मुक्त काव्य में आते हैं। तो इनका जन्म कब होता है? 1673 ईस्वी में होता है। उनकी मृत्यु 1760 के आसपास होती है। और यह रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। और यह बादशाह मुगल शाह रंगीला के क्या थे? दरबारी कवि थे या मुंशी थे। और इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, ठीक। इन्हें क्या है? दयानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। और इनके प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान रहता है, ठीक। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान रहता है। और ये कि नर्तकी क्या रहती है? डांसर रहती है, नर्तकी रहती है। इन्हीं से ये प्रेम करते हैं और इसी के प्रेम के कारण क्या है? कुछ विवाद हो जाता है। तो इनको जो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला रहते हैं, इनको देश निकाला कर देते हैं। राज दरबार या छोड़ छाड़ के फिर कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं। इनकी रचनाओं की हम बात करें दयानंद की तो सुजान रहित हो गया, इन्हीं के नाम पर सुजान रहित हो गया, इश्क लता हो गया, वियोग बेली हो गया और प्रेम सरोवर हो गया। यह दयानंद के द्वारा है। अब यहीं पे हम लोग भूषण की भी थोड़ा चर्चा कर ले। तो इनका जन्म कब होता है? 1613 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनकी 1715 के आसपास होता है। और इससे पहले मैंने क्या बताया? जो कवि भूषण है और उसके बाद कवि भूषण हो गए, चिंतामणि और मतीराम, तीनों क्या है? भाई रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के तिकवापुर कानपुर में हुआ है। और भूषण की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या है? विशेष रूप से जो वीर रस की कविताएं हैं, उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखने का काम किया है। जैसे इसमें उन्होंने लिखा है शिवराज भूषण हो गया, शिवा बावनी हो गया और छत्रसाल दशक हो गया। तो ये रचनाएं किसकी? भूषण की है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने शॉर्ट परिचय देखा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं। तो रीतिकाल के जो मुख्य कवि है उसमें कौन है? मतीराम है, ठीक। खुसरो हो गए, अमीर खुसरो तो आदिकाल से संबंधित है। वहीं पे अब्दुल रहीम भी ये भक्ति काल से संबंधित है। और पलटू दास ये भी कहीं ना कहीं सॉरी, खुसरो और रहीम ये आदिकाल से संबंधित है। और मतीराम क्या है? यह रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके विषय में भी समझ लेते हैं, क्योंकि मतीराम के विषय में इससे पहले भी मैंने बताया इनके बारे में। मतीराम, इनका जन्म कब हुआ है? 1617 में हो रहा है और 1701 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। 1701 में मृत्यु होती है और कानपुर तिकवापुर कानपुर के निवासी रहे हैं। और यह मतीराम, भूषण और चिंतामणि हो गए, भूषण हो गए, ये क्या है? तीनों भाई हैं। और ये क्या है? यह कई राजा आश्रम में रहते हैं। जैसे यह बूंदी के राजा राव भाव सिंह
इनके आश्रय में रहते हैं, भाव सिंह के आश्रय में, और कुमाऊं के चंद्र शासक इसमें शामिल है। अगर इनकी काव्य शैली की बात करें तो ये बहुत ही इनकी भाषा सरल और मधुर थी और इनकी रचनाओं में सरलता और स्वाभाविकता हमको झलक दिखाई देती है। अगर इनकी रचना की बात करें हम, अगर मतीराम की रचनाओं की बात करें हम, तो मतीराम की रचनाओं में रसराज हो गया। रसराज मतलब ये क्या है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है जिसमें प्रसिद्ध इनकी काव्य है जिसमें श्रृंगार रस और जो नायिका भेद है उसका वर्णन है रसराज में, ठीक है। और फिर ललित ललाम हो गया। ललित ललाम क्या है, ये अलंकार पे आधारित है। फिर मतीराम सतसई हो गया। इसमें क्या है, दोहे संकलित है जो नीति और श्रृंगार से संबंधित है। मतीराम सतसई। फिर उसके बाद एक अलंकार पंचाशिका है और ये भी क्या है, एक अलंकार ग्रंथ है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मतीराम में कौन कौन से, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई और छंदसार पिंगल और अलंकार पंचाशिका। अगला 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल को आरोही क्रम में लगाना है हमको, ठीक है। क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले केशव आते हैं, इनका जन्म 1555 में होता है। फिर उसके बाद सेनापति आते हैं जिनका जन्म 1589 में होता है। फिर उसके बाद देव आते हैं जिनका जन्म 1673 में होता है। फिर पद्माकर आते हैं जिनका जन्म 1753 में आता है। तो ये कालक्रम के अनुसार हो गया, मतलब कौन पहले आया फिर उसके बाद कौन आया, तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बढ़ते हुए। थोड़ा सा इनके बारे में भी समझते हैं। केशव दास 1555 में जन्म हो रहा है और इनकी मृत्यु 1617 में होता है, ठीक। किसकी, केशव दास की। और इनका जन्म कहाँ होता है कि ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक। कहाँ हुआ, ये केशव दास कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं। और यह हिंदी काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, ठीक। हिंदी काव्य में प्रथम आचार्य माने जाते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, ओरछा में ही जन्म हो रहा है। तो ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई जो इंद्रजीत सिंह है उसके यह दरबारी कवि थे, ठीक है। तो किसके, इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और यह गुरु रहे हैं। और अपने कठिन काव्य रचनाओं के लिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको, केशवदास से। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे कठिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगर इनकी हम लोग रचनाओं की बात करें, जिसकी, केशव की, तो रसिक प्रिया हो गया जो 1591 में आया। उसके बाद कवि प्रिया हो गया जो कि 1601 में आया। फिर उसके बाद रामचंद्रिका हो गया जो 1601 में लिखा गया। वीर सिंह देवचरित हो गया जो 1606 में लिखा गया। फिर विज्ञान गीता जो कि 1610 में लिखा गया। तो यह इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। आगे सेनापति के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सेनापति का जन्म 1589 में हो रहा है, ठीक। 1589 में हो रहा है। उनकी मृत्यु कब हो रहा है, 1649 में हो रहा है। किसका, तो सेनापति का। और सेनापति जो सेनापति है वह संधि युग के कवि माने जाते हैं। संधि युग का मतलब क्या है, जो भक्ति काल और रीति काल है इन दोनों के बीच की कवि है। मतलब भक्ति काल में भी है और जो रीति काल है उसमें संधि कवि के रूप में माने जाते हैं। और इन्होंने क्या क्या है, जो प्रकृति हो गया और जो रीति हो गया, ऋतु हो गया, मतलब इन्होंने क्या, जलवायु वगैरह हो गया, प्रकृति का इन्होंने वर्णन किया है। अगर इनके रचनाओं की बात करें तो काव्य कल्पद्रुम हो गया। काव्य कल्पद्रुम याद रखेंगे ना, अभी काव्य कल्पतरु भी आगे रचना आएगा, बट जो सेनापति ने लिखा है वह काव्य कल्पद्रुम लिखा है, ठीक। फिर कवित रत्नाकर भी सेनापति की रचना है जो कि 1649 में लिखा गया था, ठीक। तो इनका जन्म कब हो रहा है, 1589 में, और इनकी मृत्यु कब हो रही है, 1649 में। फिर यहीं पे अगले कवि हैं देव। देव के विषय में देख लेते हैं। जो आचार्य देव हैं उनका जन्म 1673 में होता है और मृत्यु 1668 में होता है। और देव के विषय में और थोड़ा चर्चा करें तो इनका नाम, पूरा नाम क्या है, देवदत्त द्विवेदी है। और उनका जो जन्म है कहाँ होता है, इटावा यूपी में होता है, ठीक। तो जो देव है कहाँ के हैं, इटावा यूपी के हैं। और यह बहुत ही प्रतिभाशाली कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे कवि रहे हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें देव की, तो इन्होंने रस संबंधित ज्यादा रचनाएं लिखी, जैसे कि भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, अष्टयाम और सुख सागर तरंग। अब वहीं पद्माकर की बात करें तो इनका जन्म कब हो रहा है, 1753 में हो रहा है, मृत्यु 1833 ईस्वी में हो रहा है। और इनका जन्म भी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ, सागर में होता है। कहाँ किसका जन्म, पद्माकर जी का। और इनकी रचनाओं की बात करें तो हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है। पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रताप सिंह विरुदावली और गंगा लहरी, ठीक। गंगा लहरी इसको याद करेंगे, थोड़ा जरूरी है। तो यह पद्माकर के द्वारा रचित है। आइए आगे प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम में निर्धारण करना है, ठीक। तो
इसमें सबसे पहले क्या है, जो रहीम है उनका जन्म हो रहा है 1556 में, अब्दुल रहीम खाने खाना, घनानंद 1689 में, रसलीन 1696 में और ठाकुर 1766 में। ठीक, तो ये क्या है, कवि का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार है। और लेकिन यहाँ बच्चन सिंह के अनुसार घनानंद का जन्म 1673 में होता है। देखिए अलग अलग कवियों ने अलग अलग जन्म तिथि बताई है। तो बच्चन सिंह ने जो जन्म काल है किसका, घनानंद का, जो कि रीति मुक्त कविधारा से संबंधित है और इनका जन्म 1673 मानते हैं। और यहाँ पे जो ठाकुर है, सॉरी, जो यहाँ पे घनानंद है उनका जन्म 1689 माना गया है। और यहाँ पे बच्चन सिंह 1673 मानते हैं। और उनके अनुसार क्या, जो रसलीन का जन्म है वह 1699 में होता है। ठीक, जो रसलीन है 1699 में होता है बच्चन सिंह के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद रसलीन का पूरा नाम क्या था, तो सैयद गुलाम नबी रसलीन का पूरा नाम था। थोड़ा सा इसमें इनके विषय में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रहीम देखते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना जिनको कहा गया है, और पूरा नाम इनका यही था। या क्या थे, अकबर के जो नवरत्न है उनमें थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रहीम सतसई हो गया, रहीम सतसई, और बरबर नायिका भेद, इसको याद रखेंगे, बरबर नायिका भेद बहुत ही ये रचना प्रसिद्ध है। और मोहम्मद नास्टक हो गया, और राज पंचाध्याय, इसको भी याद कर लेंगे। फिर आते हैं घनानंद। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। 1673 में जन्म हो रहा है घनानंद का, 1673 में, और 1760 में इनकी मृत्यु हो रही है। मतलब अलग अलग कवियों ने अलग अलग इनका जन्म काल माना है। ठीक है, तो घनानंद का 1673 और यहाँ पे 1600 जो 79 है, ये भी है दोनों जन्म काल। ठीक, तो इनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर की का कवि कहा जाता है। और इनकी रचनाएं क्या, सुजान हित हो गया, इश्लता हो गया, और वियोग हरि हो गया। और उसके बाद अगर रसखान की बात करें हम लोग, सॉरी रसखान नहीं, रसलीन। रसलीन का पूरा नाम क्या बताया गया यहाँ पे, सैयद गुलाम नबी बताया गया है। इनका जन्म कहाँ, यूपी में होता है, हरदोई जिले में। और यह रीति बद्ध काव्यधारा से संबंधित, ठीक, रीति का बद्ध धारा से संबंधित है। और इन्होंने श्रृंगार का ज्यादा वर्णन किया, श्रृंगार से संबंधित रचना की है। सबसे पहले इनका प्रसिद्ध रचना कौन सा, अंग दर्पण, जो कि 1737 ईस्वी में रचित है। अंग दर्पण, वहीं पे फिर रस प्रबोध आ जाता है, जो कि 1747 में रचित है। फिर अगले इसी में आ जाते हैं ठाकुर। ठीक है, जो ठाकुर है इनका जन्म 1763, जो कि माना गया है बच्चन सिंह के द्वारा, यहीं पे 1766 है, और मृत्यु 1824 में हो रहा है। और ये जो ठाकुर हैं यह रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। और इनका जो जन्म है बुंदेलखंड में हुआ था। देखिए ठाकुर नाम से 3 कवि हैं। ठीक, तो ये कहाँ संबंधित है, जो बुंदेलखंड से संबंधित है वही इसमें रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। कौन, ठाकुर। तो और इनकी रचनाओं की बात करें तो ठाकुर ठासक और ठाकुर शतक, याद रखेंगे इन रचनाओं को। अगला प्रश्न 7 नंबर के, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम हमको लगाना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब देखिए, यहाँ पे जो आरोही क्रम है, जैसे सबसे पहले बिहारी आते हैं, फिर भूषण, फिर बतीराम, फिर देव आते हैं। तो नोट आचार्य, देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है उन्हें डॉक्टर नागेर संपादित इतिहास ग्रंथ में रीतिबद्ध माना है। तो अलग अलग कवियों ने रीति सिद्ध और रीतिबद्ध अलग अलग कवियों ने अपने अनुसार माना है। तो अगर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़े से पहले भी हम लोगों ने बिहारी के विषय में पढ़ा है। तो जो बिहारी हैं उनका जन्म 1595 में हो रहा है, मृत्यु 1663 में हो रहा है। और कहाँ के हैं ये, ग्वालियर एमपी के हैं। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, बिहारी सतसई है, जो कि 1662 के आसपास लिखी गई थी, है ना। और जिसमें 713 दोहे हैं। भूषण, यहाँ पे भूषण क्या है, या 1613 में इनका जन्म हो रहा है, और जो इनका मृत्यु है वह 1715 ईस्वी में हो रहा है। और ये कहाँ है, टिकवापुर कानपुर के निवासी से भूषण, और भूषण हो गए, मतीराम हो गए, और एक और इनके भाई हैं जो कहाँ से संबंधित है, कानपुर से संबंधित हैं। ईस्वी में हो रहा है, मृत्यु 1715 ईस्वी में हो रहा है। शिवा बावनी इनकी प्रमुख रचना है, जो कि 1673 या 1679 के बीच में लिखी गई। शिवा मतलब शिव जी, शिवाजी, सॉरी शिवा बावनी का मतलब शिवाजी से संबंधित इसमें है। फिर उसके बाद छत्रसाल दशक, इसकी रचना लमसम 1680 की ईस्वी के आसपास होता है। और यह किससे संबंधित है, यह महाराजा जो छत्रसाल उनकी वीरता से वर्णन है। और शिवाजी भूषण के रचना काल, जो कि 1677 से 1679 के बीच में होता है, ये भी क्या है, शिवाजी पर आधारित है। फिर इसी में अगले कवि हैं मतीराम। ठीक है, मतीराम इसी के भाई हैं। तो मतीराम का जन्म कब हो रहा है, 1617 में हो रहा है। और जो इससे पहले भूषण है उनका जन्म कितना, 1613 में हो रहा है। तो भूषण इनसे बड़े हैं और मतीराम क्या है, इनसे छोटे हैं। इनका जन्म कब हो रहा है, 1617 में, और मृत्यु कब हो रही है, 1710 में, किसकी, मतीराम की। और ये भी क्या है, तिकुआपुर कानपुर के निवासी रहे हैं। ठीक, और चिंतामणि, हाँ छोटा था नाम, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीनों भाई हैं।
और यह रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित है। और इनकी रचना की बात करें मतीराम की, तो इसमें रसराज हो गया जो 1640 के आसपास है। फिर दूसरा ललित ललाम हो गया जो मतीराम के द्वारा रचित 1661 में, और एक और रचना है इनकी मतीराम सतसई जो कि 1681 में रचित है। अगला रचना है देव। देव के विषय में थोड़ा सा कर लेते हैं। जो देव है इनका जन्म 1673 में होता है और मृत्यु 1768 में होता है। किसका? देव का। और देव कहाँ के हैं? तो इटावा इटावा यूपी के हैं। इनका जन्म देव का वहाँ होता है। और इनकी रचना भाव विलास हो गया, ठीक है, भाव विलास जिसकी रचना 1689 के आसपास हो रहा है। उसके बाद अष्टयाम हो गया जिसकी रचना 1689, और उसके बाद रस विलास हो गया जिसकी रचना 1689 के आसपास, और सुख सागर तरंग हो गया जो कि 1767 के आसपास इनकी रचना मानी गई है। आइए प्रश्नों की श्रेणी आगे बढ़ाते हैं और 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो रीतिकाल की प्रवृत्ति है वह क्या है? तो सभी जानते हैं, नायिका भेद और श्रृंगार रस का इसमें विवेचन हमको देखने को मिलता है। कहाँ? रीतिकाल में। जो रीतिकाल है वह उसमें जैसे कि रीति का जो निरूपण हो गया, मतलब कि इसमें क्या छंद अलंकार रस आदि हमको ज्यादा देखने को मिलता है। और इसमें श्रृंगार रस क्या है? प्रधानता है। और इसमें कला पक्ष की प्रधानता भी है। और इसमें जो आश्रयदाता है उनकी प्रशंसा की गई है, क्योंकि कवि क्या है, किसी न किसी राजा के दरबारी कवि रहे हैं और उनकी प्रशंसा में बहुत सारे काव्यों को लिखा है। और इसमें विभिन्न हमको जो शैली है, काव्य शैलियाँ हैं, उसका हमको प्रयोग मिलता है। जैसे कि कवित्व शैली, कवित्व हो गया और सवैया हो गया, ऐसे छंदों का प्रयोग हमको इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कवित्व और सवैया। इसके विषय में भी आगे हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य रही है? तो इसमें प्रधान काव्य कौन सा? श्रृंगार। और इसमें गौड़ अगर माने तो कौन सा है? वीर। 10वां नंबर प्रश्न की रीतिकाल की विशेषताओं के संबंध में एक विशेषता गलत है, उसे उस विशेषता का चयन करें। इसमें एक चीज गलत है, उसका हमको क्या करना है? चयन करना है। तो रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ठीक है, इसमें अलंकार की प्रधानता है, रस की प्रधानता है। दूसरा है कि रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है। तो रीतिकाल में जो कवि है विशेष रूप से सभी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचनाएं की है। और रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूपन का वर्णन है? बिल्कुल नहीं, इसमें प्रकृति का आलंबन रूपन नहीं है। इसमें श्रृंगार से संबंधित और वीर से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं। और रीतिकाल में रक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ठीक है, लक्षण ग्रंथ ज्यादा लिखे गए थे, ठीक, किसी चीज को लक्ष्य कर ये यहाँ पे विश्लेषण है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न की रीतिकाल कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो कौन सी काव्य भाषा है? तो इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाली कवियों ने काव्य रूप में ब्रज भाषा का विकास में घनानंद बिहारी मतीराम पन्नाकर देव भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने या मिथक तोड़ा की ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि ब्रज भाषा में, जैसे कि ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि की बानु हो सो जानियो। अगर हम लोग ब्रज भाषा की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किसके विषय में? ब्रज भाषा में, ठीक। तो ब्रज भाषा क्या है? यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। कहाँ की बोली है? तो यह इधर की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली है। और जैसे कि इसका नामकरण जो है मथुरा, वृंदावन और आगरा इन आदि पे पड़ा है, इसी के आधार पर हुआ है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये बहुत ही मधुर, और इसमें जो कारक चिन्ह है जैसे को और कहाँ के स्थान पर कौ और कहाँ का प्रयोग किया जाता है, और ध्वनि जैसे ण और श जैसी ध्वनियों का प्रयोग कम होता है, और उनके स्थान पर न और स का, मतलब इसमें जैसे कि जो उच्चारण का जो स्थान होता है, जैसे अड़ा बोलते हैं तो वहाँ न निकलता है, ठीक। श बोलना चाहिए तो स निकलता है, ऐसे। तो वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो यह जो ब्रज भाषा है इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तार है। वृंदावन वगैरह हो गया, और आगरा हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ बोली जाती है। 52 नंबर प्रश्न है रीतिकाल कवियों की सर्वाधिक प्रिय छंद क्या रहा है? तो रीतिकाल में जो प्रिय छंद रहा है वो कौन सा है? तो इसमें विशेष रूप से जो समया है, ठीक है, जो इसमें समया हो गया, कवित्व हो गया, दोहा हो गया इत्यादि थे। लेकिन इसमें क्या सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? समया छंद इसमें ज़्यादा फेमस रहा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग दोहा या और चौपाई और छप्पर वगैरह के बारे में समझते हैं। देखिए दोहा, दोहा क्या है कि एक सम अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। यह क्या है? अर्ध शब मात्रिक छंद है। और इसमें जो मात्राएं हैं, मान लीजिए 2 पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है। इसमें क्या है? जो चार 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 ऐसे पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इन 4 पंक्तियों में क्या है? देखिए इसमें, सॉरी, देखिए यहाँ पे जैसे कि ये पंक्तियां यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 पंक्तियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो
ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 पंक्तियाँ हैं। तो इसमें जो पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा यह क्या है, 13-13 इसमें मात्राएँ होती है, ठीक? ये आप लोग थोड़ा-मोड़ा जानते ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप ये लिखा हुआ है ना, प्रयोग बहुलता से किया, तो इसमें मात्राएँ गिनेंगे ना, तो उसी प्रकार से इसमें जैसे 4 पंक्तियाँ हैं और उसमें पहले और तीसरे में 13-13, 1 3 से 13 याद कर लेंगे, 1 3 से 13 याद कर लेंगे और 2 4 में 11-11 मात्राएँ होती है। तो ये क्या है, ये हमारा दोहा हो जाता है, ठीक? और चौपाई की बात करें तो चौपाई, यहाँ पे जो चौपाई दिया गया है, तो चौपाई क्या है, यह सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में कितना, हर चरण में आपको 16-16 मात्राएँ देखने को मिलती हैं। और समया की बात करें तो यहाँ पे जो समया आया हुआ है, तो समया क्या है, यह एक वर्णिक छंद है, ठीक है? यहाँ पे वर्णों को गिनते हैं, मात्रा को नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए, क एक वर्ण हो गया, व एक वर्ण हो गया और य एक वर्ण हो गया। तो इस प्रकार से वर्ण इसमें गिना जाता है और इसमें प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें कितने वर्ण रहते हैं, 22 से 26 वर्ण या अक्षर रहते हैं, ठीक? अल्फाबेट, जैसे क, ख, ग वर्णमाला इसे कहते हैं। इस प्रकार से जैसे कि 1 2 3 4 5, तो यह 22 से लेके 26 अगर आ रहे हैं एक पंक्ति में, तो वह सवया छंद से संबंधित है, ठीक है? और यहाँ पे एक और छप्पे, ठीक है? छप्पे को आगे देख लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 13 नंबर की, ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो श्रृंगार कवि हैं ब्रज भाषा में जिन्होंने लिखा है रीतिकाल में, तो उसमें सबसे लास्ट कवि किसको मानना चाहिए? तो वह द्विज देव का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इनको लास्ट जो है कवि मानना चाहिए, ठीक? किसमें? रीतिकाल से संबंधित। और तो यहीं पे वो इसका विस्तार दिया गया है। थोड़ा सा द्विज देव के विषय में समझ लेते हैं कि इनका जन्म 1820 में हो रहा है, ठीक? और मृत्यु कब हो रहा है? 1888 ईस्वी में द्विजदेव जी की मृत्यु हो रही है। और यह क्या है, इनका असली नाम क्या है? महाराजा मान सिंह। तो द्विजदेव का नाम क्या है? महाराजा मान सिंह इनका नाम है, ठीक है? महाराजा मान सिंह इनका नाम है और यह अयोध्या के नरेश थे। कहाँ से हैं ये? अयोध्या के क्या है, राजा है, नरेश हैं। कौन? द्विज देव, जिनका नाम महाराजा मान सिंह है। और यह रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है, ठीक है? किससे? रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। जिस प्रकार से घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए, उसी प्रकार से द्विज देव भी कहाँ से संबंधित है? रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित हो। इनको अंतिम काव्य मानना चाहिए रीतिकाल में, मतलब अंतिम कवि मानना चाहिए। कौन कह रहे? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार रतिका हो गया, श्रृंगार बत्तीसी हो गया और वर्षिकानंद हो गया। तो ये क्या है? इनकी रचनाएं मानते हैं, मतलब है। 14 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे कहा है? तो इन्होंने किसको प्रवर्तक माना है, मतलब जो रीतिकाल का प्रवर्तक है वो किसे माना है? तो चिंतामणि को माना है। थोड़ा सा चिंतामणि के विषय में फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। इससे पहले इसको समझते हैं कि इन्होंने प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को माना है। और इन्होंने रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली, तो इनके द्वारा ही चली, एक तरीके से मान सकते हैं। इसमें मुख्य कवि किसको माना? चिंतामणि को। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र और तथा आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को माना है। तो भगीरथ मिश्र और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसे माना है? केशवदास को माना है। जो कि क्या है, कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, मतलब इन्होंने संस्कृत के शब्दावली को ज़्यादा प्रयोग किया। चिंतामणि ने रीतिकाल को काव्य का स्वभाव कहा है। चिंतामणि ने जो रीतिकाल है उसको काव्य का स्वभाव कहा है और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। तो प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि चिंतामणि क्या है। त्रिपाठी इनका पूरा नाम है और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं और रीतिकाल का इनको प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर चिंतामणि की हम बात करें तो इनका जन्म 1609 में होता है और मृत्यु 1685 में होता है। और यह कहाँ के थे? तो यहाँ कानपुर तिकवापुर, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे थे, ठीक? और वे प्रसिद्ध जो कवि मतीराम भूषण उसके भाई हैं। कौन कौन भाई हैं? चिंतामणि के भाई हैं कौन कौन? भूषण और मतीराम, ठीक? ये क्या है? ये तीनों कवि हैं, रीतिकाल से संबंधित हैं और ये तीनों भाई हैं। अगर काव्य शैली की बात करें तो कौन से काव्य धारा संबंधित है? तो यह रीतिबद्ध से संबंधित है, ठीक है? रीतिबद्ध। और इनकी रचनाओं की बात करें, फेमस रचनाएं इनकी चिंतामणि की, तो काव्य कल्प तरु आ गया, ठीक? काव्य कुल कल्प तरु, जो कि 1643 ईस्वी में लिखी गई। और उसके बाद काव्य विवेक, छंद विचार पिंगल और रामायण, यह ग्रंथ राम काव्य पे आधारित है, रामायण। तो इन्होंने यह रचनाएं की, किसने? चिंतामणि ने।
अगला नंबर प्रश्न है 15 की हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चलती है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह किससे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, जो यह मानते हैं कि इन्हीं से जो रीतिकाल है मानना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। और उन्होंने संवत 1700 से कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, काव्य कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है काव्य विवेक, तो काव्य विवेक किसके द्वारा है? चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखा है। ठीक, अगर इसकी विषय बात करें तो यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से जो काव्य के जो स्वरूप हो गए और उसके भेद का इसमें विवेचन किया गया है। फिर उसके बाद आता है काव्य कल्पतरु, तो ये भी चिंतामणि के द्वारा ही लिखा गया है। चिंतामणि त्रिपाठी के द्वारा, ये भी रीतिकाल के कवि है, इसी से संबंधित है और उसमें काव्य शास्त्र के सभी अंग, काव्य शास्त्र के इसमें सभी अंग हमको मिलते हैं। जैसे कौन कौन से? अलंकार हो गया, छंद हो गया, गुण दोष क्या है और रस क्या है, इससे संबंधित है। और वहीं पे अगर काव्य प्रकाश की बात करें तो ये भी क्या है? यह काव्य प्रकाश किसके द्वारा रचित है? काव्य प्रकाश रचित है संस्कृत के आचार्य मम्मट के द्वारा। और यह संस्कृत के क्या प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं और इन्होंने क्या, यह एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें काव्य के लक्षण जैसे कि रस गुण वेद हो गए, इन सब का इसमें प्रयोग बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया है? तो यह प्रवर्तक दिया है चिंतामणि को। और चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य कुल कल्पतरु, जो कि 1643 ईस्वी में है। ठीक है, काव्य कुल कल्पतरु 1643 में। फिर काव्य विवेक, जो कि चिंतामणि की है। और उसके बाद छंद विचार पिंगल, इन्हीं के द्वारा रचित है। और रामायण। ठीक, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय क्या माना गया है? 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत। अगर विक्रमी संवत है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1700 विक्रमी संवत लिखा है। ठीक है, अगर विक्रमी संवत है ना, और इसको हमको ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 57 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको ईस्वी मिल जाएगा। तो यहीं पे बताया गया जैसे कि क्या है, 1643 से लेकर के 1843 तक यह चलता है। कौन सा? रीतिकाल का समय। अलग अलग कवियों ने अपने अनुसार अलग अलग माना है और ये जो 1700 से 1900 ईस्वी माना है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के समय माना है तो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है? रीतिकाल दिया। तो रीतिकाल किसने नाम दिया है? वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है। जो उत्तर मध्य काल है मतलब रीतिकाल, श्रृंगार काल, तो ये इसका नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में डिवाइड किया उन्होंने। ठीक है, किसको? हिंदी साहित्य है ना, जो हमारा साहित्य है हिंदी का, 4 इन्होंने कालों में डिवाइड किया। कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक या गद्य काल, इसने 4 भागों में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद देखिए श्रृंगार काल, रीति काल को कौन कह रहा है? श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद मित्र। इसमें देखिए शारा विश्व से श्रृंगार, ऐसे याद कर सकते हैं। अलंकृत मिश्र बंधु। कलाकांड कलाकाल किसने माना है? डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने माना। और जो आज गिरिजाशंकर तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य नाम दिया है। बच्चन सिंह तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नीति काल कहा है। और राम खिलावन पांडे ने इसको संवर्धन काल कहा है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको आदिकाल को जय काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो उसको रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है तो श्रृंगार विश्व श आ रहा है तो विश्वनाथ मिश्र आ गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, तो इसको श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार कहा है। क्यों कहा है श्रृंगार काल? क्यों कहा है? तो इस काल में जो कविता में क्या श्रृंगार रस की प्रधानता हमको ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इनको श्रृंगार काल कहा है। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, सॉरी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार कहा है ना। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो श्रृंगार काल जो श्रृंगार
श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है, ठीक, श्रृंगार काल की इसमें प्रधानता है, श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है, ठीक, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु जानते हैं, इसमें 3 कवि आते हैं ना, मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं, 3 कवि, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 कवि जो है किसमें, मिश्र बंधु आते हैं। और इन्होंने अगर बोला जाए कि रीतिकाल को अलंकृत काल क्यों कहा, क्योंकि इसमें अलंकारों के अत्यधिक और चमत्कारपूर्ण प्रयोग को क्या है, प्रमुखता माना है किसने, मिश्र बंधुओं ने, इसलिए इसको अलंकृत काल कह दिया। अगला प्रश्न है 24 नंबर के रीतिकाल को कला काल, कला काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। तो इसको आखिर कला काल क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि इसमें क्या है, जो कला पक्ष का मतलब क्या है, जो अलंकार हो गए, रस हो गया, जो कला का क्या है, सब पक्ष है, छंद हो गया, तो इस पे ज़्यादा इसकी प्रधानता देखने को इनको मिलता है, किनके द्वारा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, इसलिए इनको कला काल कहते हैं, किसको, रीतिकाल को। फिर यहाँ पर रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा है। अगला प्रश्न कि इनमें से जय काल था रीतिकाल को कला काल कहा है। देखिए इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे ए और बी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो जय काल है, जो जय काल कहा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक, जय काल जैसे ग्रियर्सन जय काल, तो जय काल जो है किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इन्होंने इस काल की काव्य कला की उत्कृष्टता और शिल्प की सुंदरता को देखते हुए यह नाम दिया है जय काल। और जय काल यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस युग में जो साहित्य में व्याप्त भोगवाद और नैतिक पतन को देखते हुए यह नाम दिया है, ठीक, जो नैतिकता का इसमें पतन इनको देखने को मिलता है। वही रमाशंकर शुक्ल रसाल इसको कला काल कह रहे हैं। कला काल क्यों कह रहे हैं? यहाँ मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि इसमें जो कला पक्ष है, कला मतलब कला पक्ष, अलंकार, रस, छंद आदि की इसमें प्रधानता इनको देखने को मिलती है। फिर अब देखते हैं रीतिबद्ध से संबंधित, हमने थोड़ा सा काल, जो रीति काल है उससे संबंधित थोड़ा सबको समझा। और रीति काल जैसे कि जानते हैं 3 भागों में डिवाइडेड है ना, रीति काल 3 भागों में, ये रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीतिबद्ध से संबंधित प्रश्न। तो इसमें रीतिबद्ध का क्या अर्थ हो जाता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले ना। तो रीतिबद्ध का क्या अर्थ है कि ऐसी काव्य रचना है जो काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई हो। रीतिबद्ध मतलब बंधना, कैसे बनना? काव्य शास्त्र के नियमों से, जैसे क्या? काव्य शास्त्र के नियम कौन कौन से? रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, गुण दोष, तो इन सब में क्या हो, बंधा रहे, इन सब में बंध करके या बांध करके जब कवि रचनाएं करते हैं तो उसको रीतिबद्ध हम लोग कवि कहते हैं, रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। और इसमें क्या है, जैसे कुछ नियमों का पालन करते हैं। इसमें प्रमुख कवि की बात करें तो चिंतामणि, मतीराम हो गया, देव हो गए। और अगर इनका उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? ज्ञान देना, नियमों का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये रीतिबद्ध का है। और उदाहरण का जैसे कि मतीराम का जो रसराज हम लोग देख सकते हैं, इनकी रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार के नियमों का समझाया गया है, नियमों के बारे में समझाया गया है। अब आप देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्नों को तो रीतिबद्ध से संबंधित पहला और 27वां प्रश्न है कि रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध नहीं है, ठीक। तो कौन सी रचना की प्रबंध नहीं है? तो यहाँ पे जो उत्तर थोड़ा सा गलत दिया। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास केवल 2 प्रबंध काव्य लिखते हैं, एक तो वीर सिंह देवचरित तथा रामचंद्रिका, ठीक। और हालांकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी क्या है, प्रबंध रचनाएं, तो ये सब प्रबंध रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए केशव दास के विषय में भी थोड़ा हम लोगों ने इससे पहले समझा था, थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ मैं, फिर इनके रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इनका जन्म कब होता है केशव दास का? 1555 में। मृत्यु कब होता है? 1617 में। और ये कहाँ पे जन्मे थे? तो यहाँ इटावा यूपी के थे केशव दास, ठीक है। और इनको क्या है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किनको? केशव दास को। और इनकी रचनाएं देखिए, रामचंद्रिका हो गया जिसमें 39 प्रकाशों में विभक्त यह प्रबंध काव्य है रामचंद्रिका। रसिक प्रिया प्रबंध,
16 प्रकाशों में भी विभक्त है। वीर सिंह देवचरित प्रबंध काव्य है और रतन बावनी यह मुक्तक काव्य है। जहांगीर जस चंद्रिका यह मुक्तक काव्य है। विज्ञान गीता यह भी मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की रीतिकांड में कौन कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो केशवदास के विषय में जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या कहते हैं, देखते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ठीक, इसमें क्या बता रहे हैं, जो केशव है इनको कवि हृदय नहीं मिला था। तो बिल्कुल ऐसा सही है, क्यों, क्योंकि यह क्या करते हैं, संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से क्या है, इनको कवि का जो हृदय वो नहीं मिल पाता है। और दूसरा क्या है कि उनमें वह शाहिदता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होना चाहिए। भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास के विषय में बताते हैं। और वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। मतलब क्या, देखिए बताया ना, ये क्या करते हैं, संस्कृत साहित्य है ना, इसके बहुत ही अच्छे पंडित रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वता रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि संस्कृत के बहुत सारे शब्दावली या रचनाओं का प्रयोग करके अपना धाक जमाते हैं, या रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और अपनी रचनाओं में उन्होंने, केशवदास ने क्या है, संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज नहीं किया इन्होंने। जो संस्कृत साहित्य की उक्तियां है, उनके संस्कृत साहित्य से उक्तियां क्या है, उन्होंने ज्यादा लिया है। तो इसमें से जो पहला आंसर है वह सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 सही है, चौथा नंबर गलत है। ठीक, यहाँ पे वही डिफिनेशन इसका दिया गया है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो इसमें जो छंदों का अजायब घर है वह रामचंद्रिका और पृथ्वीराज आसो दोनों कहा जाता है। देखिए केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका तथा पृथ्वीराज आसो की कृत छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। अब छंदों का अजायब घर का क्या मतलब है, क्यों कहते हैं, क्योंकि केशवदास ने इस ग्रंथ में क्या है, अपने काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया था। ठीक, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर। ठीक, अजायब घर क्या मतलब, भूल भुलैया समझ लीजिए। जैसे 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किसमें करते हैं, ये रामचंद्रिका में करते हैं, इस वजह से। और यहाँ किसने कहा है छंदों का अजायब घर, तो यहाँ डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा है, इन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसको भी देख लेते हैं कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः 9 रस अलंकार और छंदों का निरूपण है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं से संबंधित यह रचना है, जो किसके द्वारा लिखा गया, केशवदास के द्वारा लिखित है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया और इनकी रचना केशवदास की विज्ञान गीता, उसमें अध्यात्म पे जोर दिया गया है तथा नक्षिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया। नक्षिक का मतलब क्या होता है, नख, नख मतलब पैर के नाखून से लेकर शिक, शिक मतलब जो बाल है, शिक है, केश है, वहां तक का वर्णन। और विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। ये सब कौन से प्रबंध काव्य की, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और ये नक्षिक मुक्तक काव्य है, ये सब नक्शे से संबंधित है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है, जो रामचंद्रिका लिखी गई उसमें महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। और केशवदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का भेद कहा है। ठीक, तो किसने कहा है ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो इसमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो देखिए विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है और रतन बावनी है। बट ये जो भाषा भूषण है, यह रचना किसकी नहीं है, यह आचार्य केशवदास की नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि रामचंद्रिका को के कवि कौन है। तो जो रामचंद्रिका है उसके कवि, जो रामचंद्रिका रचना है वह किसकी है, तो यह आचार्य केशवदास की है। और यह रामचंद्रिका कब लिखी गई थी, इनके द्वारा 1601 में लिखी गई थी। और इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, लगभग 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग करने देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे सूरदास, सूरदास किससे संबंधित है, तो यह कृष्ण काव्य धारा से संबंधित। तुलसीदास राम काव्य धारा और बिहारी क्या है, यह रीति काल से संबंधित है, रीति सिद्ध काव्य धारा से। अगला प्रश्न के निम्न में कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है। तो यहाँ किसके द्वारा, विज्ञान गीता क्या है, केशवदास के द्वारा रचित है। और बरबनाई का भेद, ये अब्दुल रहीम खाना के द्वारा रचित है। और जो विज्ञान गीता है इसमें क्या है, यह इसकी रचना 1601 में मानी गई है, जो केशवदास के द्वारा रचित है। और इसमें जो विषय वस्तु है वह दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है।
इसमें जो महत्व है मौलिकता और शैली इसकी क्या है, पांडित्यपूर्ण और क्लिष्ट शैली से भरी हुई, क्योंकि केशवदास क्या है, संस्कृत के विद्वता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो किसको कहा जा रहा है, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि यह संस्कृत काव्य की जो उक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो कवि प्रिया है इसके रचनाकार कौन है, केशवदास है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, तो यह रसिक प्रिया है, जो कि रस रीति परंपरा का प्रस्थान है, जो कि किसके द्वारा रचित है, तो यह केशवदास के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता की कृति किसकी कृति है, तो यह केशवदास की कृति है, विज्ञान गीता। कि हिंदी के प्रथम अलंकार, एक मिनट, ठीक। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार भी कौन है, आचार्य केशवदास हैं। और जहांगीर जस चंद्रिका की हम बात करें तो यह 1612 ईस्वी में लिखित रचना है, और इसका विषय वस्तु क्या है, प्रशस्ति काव्य, एक तरीके से ना, प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में लिखी गई है। तो इसमें देखिए नाम आपको दिखना होगा जहांगीर, तो ये जहांगीर की प्रशंसा में लिखी गई है। तो इसमें इसकी जो शैली है वह बहुत ही पांडित्यपूर्ण है, क्योंकि यह संस्कृत का क्या है, विद्वान है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, भाषा भूषण यह क्या है, जो केशव उसकी रचनाएं, बट इसमें रामचंद्रिका हो गया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता किसकी रचनाएं हैं, ये सब की सब रचनाएं केशवदास की हैं। अगर यहीं पे अगर भाषा भूषण की बात करें तो भाषा भूषण किसके द्वारा लिखा गया है, जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, महाराजा जसवंत सिंह, और ये एक अलंकार विषय ग्रंथ है, तो ये अलंकार से संबंधित है। और इनकी रचनाएं और बाकी रचनाएं किसके द्वारा है, ये केशवदास की, कवि प्रिय रामचंद्र का विज्ञान गीता केशव द्वारा की रचित है। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा हुआ है, इसमें 212 पदों का ग्रंथ है, जिसमें 5 प्रकाशों में यह प्रसिद्ध प्रस्तुत किया गया है। महाराजा जसवंत सिंह के विषय में समझे तो इनका जन्म 1626 में होता है और मृत्यु 1678 में होता है, और यह जोधपुर के शासक और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो कहाँ के थे ये शासक, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह। और इनका जीवन और कुशासन की बात करूँ तो एक बहादुर क्या सैनिक है और कुशल प्रशासक रहे हैं, और इन्होंने मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के साथ कई सारे युद्धों में भाग लिया। किसने, तो महाराजा जसवंत सिंह ने। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखिए भाषा भूषण आ गया, जो कि भाषा भूषण 1643 ईस्वी में लिखा हुआ यह रचना है, और यह सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें क्या है, जो काव्य शास्त्र के जो अंग हो गए, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, तो इनका इसमें वर्णन किया गया है। तो यह ग्रंथ क्या है, संस्कृत के चंद्रालोक ग्रंथ पर आधारित है। भाषा भूषण किस पे आधारित है, संस्कृत की एक रचना है चंद्रालोक, उसी पर यह मतलब उसी के आधार पर ही लिखा गया, एक तरीके से कह सकते हैं। अगर जसवंत सिंह की अगर रचनाओं की बात करें तो इसमें आनंद विलास हो गया और प्रबोध चंद्रोदय नाटक हो गया, यह रचना भी किसके द्वारा है, तो महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है, तो यह अनेकार्थ मंजरी केशवदास की नहीं है, बट रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका यह केशवदास के द्वारा रचित है, बट अनेकांत मंजरी यह नंददास के द्वारा रचित है। और नंददास किसके हैं, यह भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा के अष्टछाप कवियों में आते हैं, और इनका रचना काल का समय 16वीं शताब्दी के बाद माना गया है। और अनेकांत मंजरी क्या है, एक कोश ग्रंथ है, ठीक है, कोश ग्रंथ है, यह भाषा विज्ञान और पंडित को दर्शाता है, पांडित्य को। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है, तो वह कौन है, वह केशवदास है। ठीक, कि हिंदी के प्रथम अलंकारक निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं। केशवदास का उपनाम क्या है, वेदांती मिश्रा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेदांती मिश्र इनका नाम है, उपनाम है। इन्होंने रीतिकाल काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक, रीतिकाल का प्रवर्तक इनको भी माना जाता है, केशवदास को। इनको कौन माना था, भागीरथ मिश्र मान रहे थे केशवदास को प्रवर्तक, और वहीं पे मतीराम को कौन मान रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं। तो कवि प्रिय, रसिक प्रिय, जहांगीर जैसे लिखा था बावली, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका तथा वीर सिंह देवचरित क्या है, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, किसको, केशवदास को। क्यों, क्योंकि यह संस्कृत की उक्तियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, संस्कृत काव्य के क्या है, ये विद्वान है। अगला प्रश्न है कि भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन कवि किसके की है, तो यह केशवदास के द्वारा रचित यह पंक्तियां हैं। कि
पूरा पंक्ति देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भाषा बोलना जाने जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़मति केशवदास की। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिनके माध्यम से वह क्या व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत की ही ज़्यादा प्रयुक्ता रही है। लोक भाषा हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता था। बताइए, उनके परिवार, केशवदास के परिवार में क्या है, जब संस्कृत की बोलियों का प्रयोग करते थे उसी की भाषा में प्रयोग करते थे, जिस वजह से क्या है वो भी संस्कृत भाषा में ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और उसी लोक भाषा में केशवदास ने क्या है, कविता की रचना की है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरम सरस सुवृत भूषण बिनु न विराज ई कविता बनिता मित। तो यह किसके द्वारा रचित है? यह केशवदास के द्वारा रचित है। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए यह पंक्तियां प्रस्तुत की थी। ठीक, कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रम सरस सुवृत भूषण बिनु न विराज ई कविता बनित मित। तो यहाँ किसके द्वारा है? यह केशवदास के द्वारा रचित है। रीतिकाल के सर्वप्रथम श्रृंगार नाम रखने वाले का सुझाव किसने दिया था? सुझाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और श्रृंगार काल किसने नाम रख दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और नामकरण किसने कर दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कर दिया। यहीं पे ये दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो इनके द्वारा कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा गया है? एक तो काव्यांग प्रकाश हो गया, और यहाँ एक काव्य निर्णय हो गया। ठीक, देखिए जो भिखारी दास है बहुत ही ओल्ड रहते हैं, तो निर्णय लेने में क्या है बहुत ही अच्छे रहते हैं, कोई भी निर्णय अच्छे लेते हैं। ओल्ड भिखारी दास क्या है, बहुत ही ओल्ड एज के हैं, तो ये क्या है, और ओल्ड एज के लोग अनुभवी होते हैं और निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम होते हैं। तो इनके जो काव्य ग्रंथ है उसमें निर्णय आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इनकी रचना काव्य निर्णय और रस सारांश भी इनके द्वारा ही रचित है। थोड़ा इनके विषय में समझ लेते हैं। जो भिखारी दास हैं, नाम पे मत जाइए, काव्य पे जाइए। भिखारी दास का जन्म कब हो रहा है? 1721 में हो रहा है। मृत्यु इनका 1722 ईस्वी में होता है। और ये कहाँ जन्म इनका? प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश, और गांव का नाम इनका ट्योगा है। यहाँ पे इनका जन्म होता है। किसका? भिखारी दास जी का। और यह क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि है। तो किससे संबंधित है ये? रीतिबद्ध काव्य धारा से यहाँ संबंधित है। और बच्चन सिंह के अनुसार 1734 से लेकर 1750 माना गया है, और 1721 से लेकर 1772 माना गया है। ये भी इनका है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका रचना काल की कविता विक्रम संवत 1785 से लेकर संवत 1807 तक इनकी रचनाओं का समय बताया है। अगर इनकी रचनाओं का हम बात करें तो एक तो आप लोगों ने ऊपर देखा काव्य निर्णय, जो कि 1746 में है, काव्य निर्णय। फिर उसके बाद श्रृंगार निर्णय, देखिए निर्णय आ रहा है, इसको याद रखेंगे। फिर फिर उसके बाद छंदाव पिंगल हो गया। फिर रस रूप सारांश हो गया। अमरकोश विष्णु पुराण 1770 में लिखा गया, अमरकोश 1770 में, और रस रूप सारांश 1760 में, और छंदाणव पिंगल 1756 में, श्रृंगार निर्णय 1750 में, काव्य निर्णय 1746 में। इसको याद रखेंगे, जो कि भिखारी दास द्वारा रचित हैं। फिर इसी में अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भिखारी दास क्या है? रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। और शतरंज जो शतिका है, ये भी इनकी रचना है। कौन सी? शतरंज शतिका भिखारी दास की रचना है। आगे का प्रश्न है कि और इसमें और क्या है? रस कविता के अंग भूषण और भीषण शकल इनकी प्रसिद्ध क्या काव्य पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो कौन सी नहीं? देखिए निर्णय हो गया, निर्णय आया तो काव्य निर्णय की रचना है। रस सारांश भी इनकी रचना है। श्रृंगार निर्णय इसमें भी आती है, बस भाषा भूषण क्या है? इनकी रचना नहीं है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो रीतिबद्ध कवि कौन है इसमें से? देखिए घनानंद तो रीति मुक्त काव्य धारा से, ठाकुर भी क्या है? यह भी रीति मुक्त काव्य धारा से, और गोस्वामी और गोविंद स्वामी क्या भक्ति काल से संबंधित है। बट भिखारी दास क्या है? यह रीति भक्ति काव्य से संबंधित है। शतरंज शतिका कृत रचनाकार कौन है? तो शतरंज शतिका किसके द्वारा लिखा गया? भिखारी दास के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस रूप सारांश, अमरकोश, विष्णु पुराण, ये सब भिखारी दास के द्वारा रचित है। भिखारी दास की रचना है, तो इनकी रचना कौन सी है? देखिए यहाँ फिर निर्णय है, तो यह काव्य निर्णय किसके द्वारा? भिखारी दास के द्वारा रचित है। 49वां प्रश्न है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण शकल काव्य में यह पंक्तियां किसके द्वारा है? तो यह भिखारी दास के द्वारा रचित है। इसमें क्या बताते हैं कि रस कविता को अंग अर्थात
रस कविता का अंग है। भूषण है, भूषण शकल अलंकार भूषणों के समान है। और गुण स्वरूप और रंग की गुण उसका सुंदर रूप है और दूषण करे कुरूपता और जो दोष है उसको कुरूप बना देते हैं। तो यह पंक्तियाँ किसके द्वारा है? भिखारी दास के द्वारा लिखित गई हैं। तो आई होप ये प्रश्नों की शैली आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस डालूं। और कहीं सजेशन या फिर कहीं डाउट है तो ज़रूर बताएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।